92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूं निशांत पांडे की लिखी कहानी डेंजरस रमेश अंकल, बिना किसी एड ब्रेक के। गर्मियों के दिन थे। लाइट के जाते ही जुगनुओं की तरह टिमटिमाते याद शहर के गुम्मद वाले मोहल्ले के सभी घर बुझ जाते। इधर लाइट गई, उधर चिल्लर पार्टी का हो हल्ला शुरू। ये लाइट गई। कुछ ही देर में जीतू, प्रमोद, भल्ला, गोलू, ढल्ली और तमाम बच्चे बाबूलाल अंकल की चक्की के सामने इकट्ठे हो गए। छुपन छुपाई खेलने का माहौल बन गया, पर गेम की शुरुआत से पहले ही बहस का मुद्दा यह बना कि डेन यानी ढूंढने की बारी किसकी होगी। दरअसल पिछले 2 दिनों से ढल्ली की डेन चल रही थी और आज ढल्ली ने आते ही ताव में कह दिया, मैं आज डेन नहीं दूंगा, तुम लोग जानबूझ के मेरे पीछे पड़े रहते हो, खिलाना है तो खिलाओ वरना मैं जा रहा हूं। उधर चिल्लर पार्टी के डॉन जीतू ने भी शर्ट की बाजू ऊपर करते हुए फरमान जारी कर दिया, डैन तो ढल्ली देगा, खेलना है तो खेले वरना फूट ले यहां से। सभी ने दोनों को मनाने की बहुत कोशिश की, पर दोनों अपने फैसले से टस से मस नहीं हुए। आधे घंटे की असेंबली के बाद भल्ला के सुझाव पर सबने सहमति दी। भल्ला ने कहा, शुरू की 2 डैन ढल्ली दे दे और अगर फिर भी डैन नहीं बदलती तो चितपाट कर लेंगे। आखिरकार ढल्ली मान ही गया और सबने फिर से हो हल्ला शुरू कर दिया। तभी सुनील ने बड़े धीमे से कहा, जीतू भैया अगर लंबू आ गया तो? सुनील की धीमी आवाज ने पूरी चिल्लर पार्टी के शोर को सेकंडों में फ्रीज कर दिया। आज सबको याद शहर की अनारा बीजी की कुछ दिन पहले कही बात याद आ गई। हे भगवान, अब ऐसा समय आएगा कि तू दर्शन नहीं देगा और शैतान का ख्याल करने से ही वो सामने आ जाएगा। पेट में हुई गैस से परेशान बीजी ने खटोले पे करवट लेते हुए कहा था। आज अनारा बीजी की बात सच हो गई थी, वो समय आ गया था। सबको साक्षात रमेश अंकल उर्फ लंबू अंकल दिखने लगे। कद लंबा, सुर्ख चेहरा, बड़ी बड़ी लाल आंखें, जैसे किसी अंगीठी में ताप के उनको चेहरे पे लगा दिया गया हो। उनकी खड़ी बोली होने के कारण उनके मुंह से निकले शब्द गाली की तरह चुभते थे। कहने को पुलिस में थे, मोहल्ले में उनकी तूती बोलती और उनका गुस्सा, बाप रे बाप, बिल्कुल जंजीर के अमिताभ बच्चन जैसा। शायद हम उनको प्राण के खानदान के लगते, इसलिए जब पिछली बार हम उनकी छत पे खेलते पकड़े गए तो उन्होंने डंडा घुमाते हुए अमिताभ बच्चन स्टाइल में कहा, जब तक तुम लोगों से खड़े होने को ना कहा जाए मुर्गे बने रहो। ये मेरी छत है, तुम लोगों के बाप के पैसों से बना चिल्ड्रन पार्क नहीं है। डंडे के ख्याल भर ने सुनील की पतलून गीली कर दी। गनीमत यह थी कि अंकल गुम्मद वाले मोहल्ले के मकान में रहते नहीं थे, यहाँ अपने कमरे किराए पे चढ़ा रखे थे, पर फिर भी यहाँ हफ्ते में 1-2 चक्कर लगा ही लेते। तभी जीतू ने सबकी चुप्पी तोड़ते हुए सुनील से कहा, अरे गुटके, तू तो है ही अपशकुनी, जब बोलेगा बुरा बोलेगा। अब तो कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। सभी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगे, पर क्या फायदा? घोड़े दलदल में जितना भी पैर मार लें, फलसफा कुछ थोड़े निकलता है। कुछ ही समय में पूरी चिल्लर पार्टी भल्ला की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगी। दरअसल भल्ला एकमात्र ऐसा बंदा रहा जो रमेश अंकल के चक्रव्यूह को कई बार भेद पाया था। कुछ समय के लिए चिल्लर पार्टी को भल्ले में कृष्ण भगवान दिखने लगे। भल्ले ने इस बार भी अपनी खुराफाती खोपड़ी में से एक तरकीब निकाल ही ली। इस बार भल्ला ने अंकल के लिए ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसको तोड़ना अंकल के बस की बात नहीं थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। रमेश अंकल से बचने की तरकीब अपने दिमाग में बैठाने के बाद भल्ले ने चिल्लर पार्टी को एड्रेस किया, क्यों ना एक काम करें, देखो अपने मोहल्ले में आने के 2 ही रास्ते हैं, एक बिट्टू एसटीडी और दूसरा रेनू का घर। रेनू का नाम आते ही सबने प्रमोद की चुटकी लेते हुए कहा, आय हाय रेनू। प्रमोद झेप गया और सब हंस दिए। दरअसल प्रमोद रेनू को पसंद करता था, पसंद क्या कहिए, फुल टू फिदा था, और रेनू भी सिर्फ उसी से बात करती, तो नाम आने पे खिंचाई तो बनती थी। तभी भल्ले ने झड़क के बोला, तुम लोगों को सुनना नहीं तो बजा रहा हूं, सॉरी 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 सॉरी। सबने भल्ले को मनाते हुए कहा। देखो, भल्ला ने फिर अपनी तकरीर चालू की।
देखो, जो बिट्टू एसटीडी के पास छुपेगा, ये उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि लंबू का ध्यान रखे, और अगर कोई लंबा साया दिख भी जाए तो आवाज लगा दे कि लंबू आ गया, जिससे सब दूसरी ओर से फुर्र हो जाए। पर सवाल यह था कि रेनू के घर वाले रास्ते का जिम्मा कौन लेगा? वहां से डैन देने वाला आता है तो वहां किसी के छुपने का सवाल ही नहीं पैदा होता। भल्ले ने फिर दिमाग की सुई घुमाई और बोला, यारों, अब तो सिर्फ एक ही चारा बचता है। किसी एक को आज गेम छोड़ के यहां चौकसी पे बैठना होगा। पर जब गेम छोड़ने के लिए कोई राजी होता नहीं दिखा तो प्रमोद के छोटे भाई सुनील को 4 चॉकलेट की लालच देके वहां बैठने के लिए मनाया गया। उसको एक टॉर्च थमा दी गई और समझा दिया गया कि अंकल के दिखते ही वो 2-3 बार बाबूलाल चक्की पर लाइट मार दे, इससे चिल्लर पार्टी को खतरे का सिग्नल मिल जाएगा। तभी सुनील ने फिर धीमे से कहा, अगर लंबू स्कूटर पे आ गया तो आप कहां तक भाग पाएंगे जीतू भैया? फिर सबके गले सूख गए, सब सुनील को घूरने लगे। भल्ला ने इसके लिए भी तरकीब निकाल ली। गली में टेढ़े का मकान बन रहा था तो वहां से कुछ ईंटें लेके रास्ते में बिछा दी गईं और लकड़ी की बल्लियों से स्पीड ब्रेकर बना दिए गए। इस तरह स्कूटर वाली समस्या से भी निजात मिल गया। और आखिरकार सभी तैयारियों के बाद छुपन छुपाई का खेल शुरू हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैं आ रहा हूं, जोर से आवाज लगा के ढल्ली ने सबको ढूंढना शुरू कर दिया। सब ने अपने अपने ठिकाने ढूंढ लिए। जीतू बाबूलाल अंकल की चक्की वाले खंबे के पीछे, प्रमोद दिलेर अंकल की मोटरसाइकिल की आड़ में, टेढ़ा रमेश अंकल की छत पे, गोलू और भल्ला लता आंटी के घर के बाहर वाली टंकी के पीछे। गोलू का डील डॉल इतना बड़ा था कि टंकी भी उसको छिपाने में असमर्थ रही और वो ढल्ली का पहला शिकार बन गया। गोलू, आइस पाइस, मुझे तो दिख गया, टंकी के पीछे से निकल आ, ढल्ली ने जोर से आवाज लगाई। न चाहते हुए भी गोलू को वहां से निकलना पड़ा, पर निकलने से पहले गोलू ने भल्ले में 2 घूंसे भर दिए जो उसके साथ टंकी के पीछे था। गोलू भल्ले को अपने आउट होने का कसूरवार समझ रहा था। आउट होने के डर से भल्ले ने घूंसों के दर्द का घूंट तो पी लिया, पर उसके मुंह से कराहते हुए कुछ शब्द फूट ही गए, तेरे को बाद में देखता हूं। बारी बारी सभी खिलाड़ी आउट होने लगे। जीतू आइस पाइस, प्रमोद आइस पाइस, तुम लोग मोटरसाइकिल के पीछे हो। ढल्ली की आवाज में कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। आज ढल्ली की डैन खत्म होने वाली थी। अब सिर्फ भल्ला बचा था और खतरे की सुई गोलू के ऊपर मंडरा रही थी। गोलू का 5 मिनट पहले बना दुश्मन अब उसका जीवन रक्षक बन गया। यहां ढल्ली ढूंढने में मसरूफ था और वहां गोलू जोर जोर से आवाज लगा रहा था, अरे बल्ली भाई, आज तेरे भाई की जिंदगी और मौत तेरे हाथ में है, बाहर मत निकलियो। जैसे जैसे धीरे धीरे ढल्ली लता आंटी की टंकी के पास बढ़ता, वैसे ही बग्गे की सांसें भी बढ़ती गईं। खेल का बुखार इस कदर चढ़ा कि रमेश अंकल का खौफ भी कहीं अंधेरे में छुप सा गया। अचानक जीतू का ध्यान बाबूलाल अंकल की चक्की पे पड़ रही टॉर्च की लाइट पे पड़ा। सुनील ने सिग्नल दे दिया था, खतरे की घंटी बज गई थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। टॉर्च लाइट का सिग्नल मिलते ही जीतू ने जोर से आवाज लगाई, लंबू आ गया, भागो। हर तरफ हड़कंप मच गया। लता आंटी की टंकी से, दिलेर अंकल की आंगन में खड़ी मोटरसाइकिल से, रमेश अंकल की छत से, गली के कोने कोने से बस यही शब्द फूटने लगे, लंबू आ गया, भागो। पूरा गुम्मद वाला मोहल्ला फायर अलार्म की तरह गूंज गया। सब इधर उधर भागने लगे। ढल्ली जैसे ही टंकी के आगे भागा, उसका पैर बल्लियों में फंसा और वो लड़खड़ा के नीचे गिर गया। गेम में न होते हुए भी अंकल ने ढल्ली को धप्पा कर दिया। अब ढल्ली का गला रमेश अंकल के विशालकाय हाथों में जकड़ा हुआ था। ढल्ली को आज समझ आ गया था कि कानून के हाथ सच में बहुत लंबे होते हैं। ढल्ली की आंखों के सामने उसके साथी बिट्टू एसटीडी वाले रास्ते से छूमंतर हो गए और वो कसाई के हाथ में लटकती मुर्गी की तरह उनको देखता रह गया। ढल्ली ने बड़ी मासूम शक्ल बना के अंकल की ओर देखा। अंकल के लाल सुर्ख चेहरे पे कोई फर्क न पड़ता देख ढल्ली ने दूसरा दांव फेंकते हुए कहा, अंकल मैं तो आपका किराएदार हूं, मुझे माफ कर दो प्लीज। अंकल को सवाल जवाब पसंद नहीं थे। उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने गुर्राते हुए कहा, अरे किराएदार है तो मेरी भैंस खोलेगा क्या? पर अंकल आपके पास भैंस है कहां? ओफ,
ओफो, इतनी बड़ी गुस्ताखी। ढल्ली खुद नहीं समझ पाया कि कैसे ये शब्द उसके होंठों से फिसलकर सीधा अंकल के कान के पर्दों को पार कर गए। इसका जवाब भी अंकल ने दिया, बराबर दिया, पर शब्दों से नहीं, अपने फिंगरप्रिंट्स ढल्ली के दाएं गाल पे छाप के। अंजाम और भी बुरा होता कि तभी टेढ़े के मकान से सटी बल्लियों में कुछ खड़बड़ाहट सी हुई। दरअसल भल्ला अपने साथियों के साथ जब भाग नहीं पाया था तो यहां आके छुप गया था। उसका हाथ इस जानलेवा आवाज का जिम्मेदार था। अंकल ढल्ली को खींचते हुए बल्लियों की ओर बढ़े। भल्ले ने अंकल का ध्यान भटकाने के लिए पीछे से आवाज निकालनी शुरू की। भल्ला बच्चा था, पर अंकल बच्चे नहीं थे और वो बिल्ली और भल्ले की आवाज में अंतर जानते थे। उन्होंने बड़े आहिस्ता से बल्लियों को पर्दे की तरह हटाया तो नीचे भल्ला आंखें मूंदे बिल्ली की आवाज निकाल रहा था। म्याऊ, म्याऊ। जिस तरह ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, अंकल ने इस म्याऊ का जवाब दिया अपने ही अंदाज में। अरे ओ बिल्ली, सुन, बो 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 बो। अंकल की भौ भौ ने भल्ले को भीगी बिल्ली बना दिया। अंकल ने उसके कान को ऐसा मरोड़ा जैसे एंटीना को दूरदर्शन चैनल पकड़ाने के लिए रोज भल्ला घुमाता था। भल्ले की चीख सुनने के बाद ही अंकल को दिलासा हुआ कि चैनल अब साफ आ रहा है। करीबन 1 घंटे तक ढल्ली और भल्ले को मुर्गा बनाया गया। सजा और लंबी हो सकती थी, भला हो अनारी बीजी के गले का जो 12 मास खराब ही रहता है। बीजी जैसे ही गरारे करने छत की रेलिंग पे आई कि उनका ध्यान नीचे मुर्गे बने ढल्ली और भल्ले पे गया। वो सारा माजरा समझ गई। उन्होंने झड़प की आवाज लगाई। क्यों रे रमेश, तू फिर आ गया बच्चों को परेशान करने? अभी छोड़ दे वरना अभी ठीक करती हूं तुझे। बीजी की आवाज सुनते ही अंकल वहां से 9-11 हो गए। मोहल्ले में बीजी की बात टालना किसी के बस की बात नहीं थी। आखिरकार रात में उठा तूफान थम तो गया, पर जाने से पहले अंकल ने भल्ला का रचाया चक्रव्यूह तहस नहस कर दिया। चिल्लर पार्टी का रात भर कोई अता पता नहीं चला। उधर अंकल को तो नहीं, पर ढल्ली और भल्ले को उनकी नानी आज जरूर याद आ गई। दोनों ने फैसला कर लिया कि अब वो बाहर खेलने ही नहीं जाएंगे। न जाने कितने दिन लगने वाले थे उन दोनों को रमेश अंकल के खौफ भरी काली रात से निकलने के लिए। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। कई दिन रात लग गए चिल्लर पार्टी को उस काली रात से निकलने में। कई बार जब शाम को हिम्मत करके इकट्ठा भी होते तो ढल्ली और भल्ला वहां से नदारद होते। इधर अंकल की भी सुबह शाम अटेंडेंस लगने लगी। मोहल्ले में चिल्लर पार्टी के लिए जैसे कर्फ्यू का माहौल बन गया। हफ्ते भर में जब अंकल की आवाजाही कुछ कम हुई तो जीतू ने सुनील को बुला के कहा, गुटके कुछ भी हो, ढल्ली और भल्ले को बाहर निकालना ही पड़ेगा। कल इमरजेंसी मीटिंग बुला, सबको खबर कर दे, और हाँ, मीटिंग दुश्मन के मकान की छत पे ही होगी। खबर आग की तरह फैल गई। अगले दिन सब मीटिंग में पहुंच गए। ढल्ली और भल्ला भी आए, पर उनके चेहरे पे अभी भी 0 वाट के बल्ब की रोशनी थी। अंकल के चांटे से उड़ा उसका ट्रांसफार्मर अभी तक पूरा ठीक नहीं हुआ था। जीतू ने उन दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने और लीडर की जिम्मेदारी निभाते हुए भाषण शुरू किया। देखो दोस्तों, हमारे भाई ढल्ली और भल्ला के साथ जो रात हुआ बहुत बुरा हुआ। लंबू बहुत घिनौना है, उससे हम सभी परेशान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। अगर ढल्ली और भल्ला खेलने नहीं आएंगे तो ये लंबू की जीत मानी जाएगी। उसको लगेगा कि हम कायर हैं। क्या आपको लगता है कि ये सही होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। ढल्ली और भल्ले को छोड़ के सबने एक साथ कहा। वैसे भी ढल्ली और भल्ला कायर नहीं है, ये हम सब जानते हैं। ढल्ली तो 5 बार अंकल का शिकार हुआ, फिर भी उसने हार नहीं मानी। और हमारा भल्ला, इसके क्या कहने, इसके दिमाग के आगे तो अंकल को भी कितनी बार मुंह की खानी पड़ी है। जीतू के इन शब्दों ने तो सबके शरीर के अंदर बह रहे खून में उफान पैदा कर दिया। तालियां गूंज गईं। वहां मोहल्ले में चुनाव को खत्म हुए कुछ महीने ही हुए थे तो सबके दिमाग में चुनावी नारे भरे थे। जीतू के अगले इशारे पे गुटके सुनील ने पीछे सबके साथ नारेबाजी शुरू कर दी। जब तक सूरज चांद रहेगा, ढल्ली भल्ले का नाम रहेगा। तीर निशाने पे लगा। अब ढल्ली भल्ले के चेहरे थोड़ा जगमगाने लगे।
जीतू ने भाषण खत्म करते हुए कहा, क्यों ढल्ली भाई, खेलें छुपन छुपाई? ढल्ली ने भल्ला की आंखों में देखा और उसके मुंह से कुछ शब्द फूट गए। नहीं यार, अंताक्षरी खेल लेते हैं। शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। जीतू समझ गया कि घाव गहरे हैं, भरने में टाइम लगेगा, इसलिए उस रात अंताक्षरी से ही काम चलाया गया। गाने गाते गाते सब धीरे धीरे मदमस्त हो गए। ढल्ली और भल्ला भी सदमे के बाहर आ गए। गेम के बाद जाते टाइम जीतू ने मुस्कुरा के भल्ले से कहा, भाई कल सुबह मिलते हैं, कल से गर्मी की छुट्टियां तो दिन में क्रिकेट और रात में छुपन छुपाई, सही है ना? सभी शोर मचा के छुट्टियों की खुशियां मनाने लगे। अब तो वैसे भी खुशियां डबल हो गई थी, ढल्ली और भल्ला जो वापस आ गए थे। तो उस रात अगले कुछ दिनों का प्लान बना के सब अपने अपने घर लौट गए। लेकिन अगले दिन की सुबह तो गजब हो गया। चिल्लर पार्टी की नींद टेम्पो से उतरते सामान की खड़बड़ से खुली। आराम से उतर, ये अलमारी सूरज की मम्मी दहेज में लाई है। अगर एक खरोच भी पड़ गई ना तो तेरी बॉडी पे बहुत सारी खरोच पड़ जाएगी। यह आवाज रमेश अंकल की थी। रमेश अंकल गुम्मद वाले मोहल्ले में शिफ्ट कर गए थे। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। सुबह सुबह रमेश अंकल की आवाज सुन के सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उतरते सामान की खड़बड़ के बीच अंकल टेम्पो वाले को झिड़कते दिखे। दरअसल अंकल के 2 मकान थे, एक बगड़ी वाले मोहल्ले में जहां वो अपने परिवार के साथ रहते थे, और एक यहाँ गुम्मद वाले मोहल्ले में। यहाँ पिछले हफ्ते एक किराएदार ने कमरा खाली किया था और वहां अंकल के बगड़ी वाले मोहल्ले वाले घर में मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए अंकल कुछ महीनों के लिए गुम्मद वाले मोहल्ले के घर में रहने आ गए थे। इधर अंकल का सामान टेम्पो से उतर के घर के अंदर जा रहा था तो वहां चिल्लर पार्टी के खेलने के सभी गेम एक एक करके मोहल्ले से बाहर जा रहे थे। अलमारी अंदर, छुपन छुपाई बाहर, फ्रिज अंदर, कंचे बाहर, बेड अंदर, गैलरी बाहर। टेम्पो से दूर खड़े चिल्लर पार्टी के दिल में आग लग गई थी और धुआं उनकी आंखों से बहने लगा। उनकी जिंदगी का अब बस एक ही मकसद था, बदला। बदला लेना सोचने भर से पूरा नहीं होता। इसका एहसास भी चिल्लर पार्टी को वहीं खड़े खड़े हो गया। ख्याल कई आए, जैसे अंकल के स्कूटर की हवा निकाल दें, सीट पे ब्लेड मार दें, या उनके कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी जाए। पर यह सब उल्टा आग में घी डालने वाली बात होती। रमेश अंकल को देख के ढल्ली और भल्ले के जख्म फिर से हरे हो गए। ढल्ली रुआंसा होके भल्ले से बोला, देख लियो भाई, भगवान लंबू को इसके किए की सजा जरूर देगा। सजा भगवान कब देगा ये तो भल्ले को पता नहीं था, पर विश्वास था। और अपने विश्वास को पक्का करने के लिए भल्ला अगले मंगलवार 2.5 रुपए की बूंदी मंदिर में चढ़ाया। हफ्ता भर गली में सिर्फ सन्नाटा गूंजता रहा। कंचों के टकराने, लड्डू के नाचने और आइस स्पाइस धप्पा जैसी आवाजें अंकल के आने से कहीं गुम हो गईं। कुछ दिनों बाद बच्चों ने अंकल के ऑफिस का टाइम पता किया, जिससे कम से कम उस समय तो वो खेल पाए। पर जो मजा शाम को खेलने में आता था वो दिन में नहीं मिल पाता था। अंकल 4 बजे तक वापस आ जाते। हफ्ता भर काटना बच्चों के लिए आफत का काम बन गया और उनकी छुट्टियां तो पूरे 2 महीने की थीं। फिर एक सुबह मोहल्ले में आसमान टूट पड़ा। मोहल्ले की औरतों से घिरी रमेश अंकल की बीवी फूट फूट के रो रही थी। थोड़ी देर पहले फोन पे खबर आई थी कि रमेश अंकल का एक्सीडेंट हो गया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। एक्सीडेंट की बातें गर्म हो ही रही थीं कि कुछ दूरी पे अंकल को 3-4 आदमी उठा के लाते दिखे। अंकल दर्द में बुरी तरह चिल्ला रहे थे। अरे मर गया, अरे मर गया। उनके चेहरे पे खरोंचें, शर्ट की कोहनी पे खून के निशान और बाएं पैर पे प्लास्टर लगा था। अंकल की हालत देख के बीजी की छत पे खड़ी चिल्लर पार्टी नाचने गाने लगी। कोई अंकल के कराहने की नकल करने लगा तो कोई लंगड़ी चाल चल के दिखाने लगा। अंकल सब कुछ देख रहे थे और उन्होंने आज दर्द के साथ इन बच्चों की बदसलूकी का घूंट भी चुपचाप पी लिया।
अब जब तक अंकल के पैर का प्लास्टर नहीं कटता, बच्चों को खेलने से कोई नहीं रोक सकता था। तभी सीढ़ियों से आती बीजी की नजर जश्न मनाते बच्चों पे पड़ी। बंद करो ये सब, एक आदमी को चोट लगी और तुम खुश हो रहे हो, चोटे कहीं के। गुस्से में तमतमाती बीजी ने कहा। पर बीजी, लंबू जो हमारे साथ करता है वो? जीतू ने अपना पक्ष रखना चाहा। बच्चों की बदतमीजी देख के बीजी ने रुआंसी होकर आज रमेश अंकल के बारे में ऐसी बात बताई जिससे बच्चों के होश उड़ गए। रमेश अंकल बचपन में बहुत चुपचाप रहते, न कभी किसी को परेशान करना, न कोई बदमाशी। बस दिक्कत इतनी कि वो अपने हम उम्र बच्चों से एक हाथ लंबे थे। कोई भी गेम हो, उनको लंबाई का फायदा मिलता। कंचे खेलते तो झुक के आसानी से कंचों पर निशाना लगा लेते। दौड़ में भी सबसे आगे। गैलरी में भी कोई उनके आसपास से नहीं गुजर पाता। छुपन छुपाई में भी चैंप। लगातार रमेश अंकल से हारने के बाद बच्चों ने उनको अपने साथ खिलाना छोड़ दिया। अंकल रोज वहां जाते पर उनको कोई नहीं खिलाता। वो चुपचाप दूर बैठे उन बच्चों को खेलते हुए देखते रहते। धीरे धीरे खेल उनकी जिंदगी से कब निकल गए उनको खुद भी पता नहीं चला। बीजी की बात सुनकर चिल्लर पार्टी की आंखें नम हो गईं और वो सब वहां से मुंह लटकाए अपने घर लौट गए। अगले दिन ढल्ली अपनी मम्मी के साथ अंकल को देखने भी गया। अंकल ने ढल्ली की मम्मी को बताया कि अभी प्लास्टर कटने में 1 महीना लग जाएगा। ढल्ली ने यह बात अपने साथियों को बताई। सब बड़े परेशान हुए कि अंकल को 1 महीना इतनी तकलीफ में बिताना पड़ेगा। सबने पैसे मिला के गेट वेल सून ग्रीटिंग कार्ड लिया और उसको उसी रात अंकल के दरवाजे के नीचे सरका दिया। अगले दिन से आते जाते चिल्लर पार्टी का कोई भी सदस्य वहां से गुजरता तो अंकल से दुआ सलाम करता, उनका हालचाल पूछता। अंकल एक बार मुस्कुरा देते या हूं हां में जवाब दे देते। इससे अंदाजा लगाया जा रहा था कि अंकल को कार्ड तो मिल गया है। पर विश्वास तब हुआ जब रेनू ने प्रमोद को बताया कि उसने अंकल के तकिए के नीचे उनका कार्ड देखा है। रेनू अक्सर अंकल को देखने जाया करती थी। कुछ दिनों में अंकल कमरे से निकल के बरामदे में आ गए। बच्चों में से कोई न कोई अंकल की निगरानी करता रहता। कभी अंकल के बगल में रखा पानी का जग खाली हो जाता तो उसको भर लाते। अंकल के जूठे बर्तन किचन में रख देते। सुबह सुबह उनके लिए अखबार ले आते। धीरे धीरे अंकल की नाराजगी भी कम होती दिखी, पर अंकल की बढ़ती बोरियत कम करने का तरीका बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। फिर एक रोज दोपहर में भल्ला ढल्ली और प्रमोद को लेके अंकल के सामने पहुंचा। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अंकल अगर आप फ्री हैं तो हमारे साथ लूडो खेलेंगे? हम 3 लोग हैं, 4 हो जाए तो मजा आ जाएगा। अंकल को उनको देख के पहले तो गुस्सा आया, सोचा कि साफ साफ इनकार कर दें। पर जब उन्होंने ढल्ली के हाथ में लूडो देखा, अंकल की आंखें थोड़ा पिघल सी गईं। बरसों बाद उनको किसी ने खेलने के लिए पूछा था, वो मना नहीं कर पाए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, बस एक गेम खेलूंगा। हाँ अंकल ठीक है। लूडो का गेम शुरू हो गया। कब डाइस के पलटते नंबरों और एक दूसरे की कटती गिट्टियों के शोर में उनके दिलों की छुपी रंजिशें खो गईं, किसी को पता ही नहीं चला। बात लूडो से कैरम, कैरम से व्यापार और व्यापार से अंताक्षरी पे पहुंच गई। महीना बीत गया। अंकल का प्लास्टर भी आज कट गया। फिर एक रोज लाइट जाते ही रेनू के घर की ओर से एक आवाज सुनाई दी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं आ रहा हूं। आज रमेश अंकल की डैन थी। सब खुश थे, रमेश अंकल, बीजी, चिल्लर पार्टी। पर सबसे ज्यादा खुश था ढल्ली, क्योंकि अब उनकी पार्टी को एक नया बकरा मिल गया था। रमेश अंकल। बस इतनी सी थी ये कहानी।